बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं आपके साथ है ना आदिल। एक्सप्रेसो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड है और गेस व्हाट, मेरे पास आपके लिए एक ब्रांड न्यू होस्ट भी है। वेलकम अली अनीक सैयद, आपको हम एक्सप्रेस न्यूज पे एक्सप्रेसो फैमिली में वेलकम कहेंगे। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ हिना, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम आपको भी, अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन को भी। और उम्मीद करता हूँ नए दिन नए प्रोग्राम और एक नए होस्ट के साथ हमारा साथ बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है आज शुरू हम एक खुशी ही करते हैं। आप आए हैं, अच्छी खबर साथ ही ले आए हैं आवाम के लिए। खुशखबरी आई है जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बड़ी खबर है। और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें बड़ी कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पेट्रोल है 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया गया है और पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। और हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उसकी कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद डीजल का जो नया निर्ख है वो 249 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर हो गया। और आप देखें, हम खुशखबरी लाए आपके लिए, 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। अब तो खुश हो जाएं आप, क्योंकि कल ही मैं सुन रहा था, लोगों की राय ली जा रही थी और टीवी चैनल पे ही चल रहा था कि कुछ लोग बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब सही हो गया, अब बिल्कुल ठीक हो गया। और वो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में अब कमी आएगी, बल्कि अब बाकी चीज़ें जिस तरह से कराया है मुख्तलिफ ट्रेन का, बसेस का, और उम्मीद कर रहे हैं कि उनमें भी कमी आए और बाकी जो कीमतें अशिया खुरनोश हैं उनकी कीमतों में भी कमी आए। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में अली वैसे ऐसे ही होता है कि जो भी चीज़ आप मार्केट में जाएंगे वो कहेंगे बाजी पेट्रोल महंगा हो गया। सब्जी लेने जाएंगे, कोई ग्रोसरी आइटम लेने जाएंगे, वो यही कहेंगे। और किराए वाली बात बिल्कुल आपने ठीक किया कि पेट्रोल जैसे ही कीमत में इजाफा होता है उसके साथ ही किराए तो भाई वो फ़ौरन से बढ़ जाते हैं। और अगर हम बाकी बात करें तो लाइट डीजल जो है उसका नया निर्ख भी 141 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। केरोसिन ऑयल की कीमत में भी 11 पैसे 15 रुपये जो है फ़ी लीटर कमी हुई है। और केरोसिन ऑयल की जो नई कीमत है 158 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर अब हो गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की जो मंजूरी है वो दे दी है। कीमतों में कमी का इत्तलाक आज से होने जा रहा है और ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है और खुशखबरी है जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ शेयर कर दी है। और अब हम आए खुशखबरी लाए। लेकिन अब चलते हैं गर्मा गर्मी की जानिब, जो हमें दिखाई दे रही है ऐवानों में। और हम देख रहे हैं सियासी चहमगोइयाँ जारी हैं इस वक्त। जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पेश की जा रही हैं, इजलास कल मुलतवी हो गया था, आज दोबारा इजलास होने वाला है 12:30 बजे। तो है ना, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी तरमीम हो वो अवाम की हक में भी हो, ना सिर्फ वो बड़े ताकतवर हल्कों को जो है फायदा पहुंचाए, बल्कि वो अवाम तक भी मुंतकिल होनी चाहिए। बड़ी खबर में फिर बात, बिल्कुल बड़ी खबर में बात करते हैं। मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, इजलास पर इजलास हो रहे हैं ना, और ब्रीफिंग्स हो रही हैं, मगर कुछ काम नहीं आ रहा है। हुकूमती दावे जो हैं उनके बरक्स आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की ना की जा सकी और कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया है। आज दोबारा 12:30 बजे होगा और सेनेट का इजलास भी 12:30 बजे होगा। देखना यह है कि आज भी इजलास दोबारा मुलतवी होता है या कार्रवाई मौखर कर दी जाती है। हाँ जी, एक वक्त में तो ऐसे ही लगा कि इक़्तिदार का जो मरकज़ है वो मौलाना फजल रहमान है। कभी रात गए हुकूमती टीम मौलाना के घर जाती है और कभी पीटीआई रहनुमा मौलाना के घर के चक्कर लगाते दिखाई देते हैं, मगर मौलाना फजल रहमान मानते दिखाई नहीं देते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आज बल्कि मौलाना डे मनाया गया। किसी हद तक उन्होंने सही भी कहा। उधर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बराए कवायद ज़वाबित और निज़ाम कार का इजलास जो है पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ और 3.5 घंटे की तवील बहस के बाद भी बेनतीजा खत्म हुआ, जिसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अभी हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक नहीं हुआ है। एक सियासी जमात के कायद इदारों पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में कैसे इत्तफाक हो सकता है? जमात का सिर्फ जो ये है कि 2 दिन पहले हमने ये पूरा कमेटी बनाया, माहौल ख़राब था असेंबली में, हमने बेहतर बनाया, सब बैठ के इस तरफ हम जा रहे थे तो एक जमात का सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। अगर वो बयान, और आज तक इस मीटिंग में भी उन्होंने वो बयान से पीछे नहीं हटा, ना क्लैरिफाई किया कि उनके बयान है या नहीं। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स का यूनानिमस पैकेज पास कर सकता हूं उस जमात के साथ जिन्होंने पब्लिकली उस अदारा का हेड को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया। इस हमारा कोशिश ये है कि हम कम से कम अक्सरियती कंसेंसस लेकर आए। मौलाना साहब करने की कोशिश ये है कि यूनानिमस कंसेंसस।
है ना। आपने देखा है बिलावल काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि कंसेंसस हो जाएगा, इत्तफाक राय हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो पहले होपफुल दिखाई दे रहे थे अब थोड़े से मायूस से दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दिन भर कहते रहे कि नंबर पूरे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, मगर रात गए कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लगता है हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। लगता तो इसीलिए तरह है नंबर पूरे नहीं थे। फजल रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं तो नहीं भी गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नंबर पूरे नहीं है, इजलास मुलतवी हो गया। आज 12:30 बजे देखना है कि होता है या फिर से मौखर होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई पर अक्सर गोलाबारी अपनी जारी रखी इस दौरान भी, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं की अगर बात करें तो बैरिस्टर गौहर शिबली फराज ने कहा है कि मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा ना होने के बायस कोई इत्तफाक ना हो सका, हुकूमत के पास नंबर नहीं थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप देख लें, हमारा सबसे पहले मुतालिबा सिर्फ ये रहा है कि आप वो ड्राफ्ट वर्किंग पेपर हमें दिखाओ कि किस नोयत की चेंजेस तरामीम आप कर रहे हैं। मौलाना साहब ने भी आज यही पॉइंट उठाया है कि किस चीज को हमने डिस्कस करना है, वो ड्राफ्ट तो पहले आप दे दें। मौलाना फजल रहमान ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपना एक उसूली मौक़िफ़ दिया, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारे साथ चीज़ें शेयर नहीं होंगी तो हम कैसे हवा में कह दें कि हमने इन चीज़ों को, आपके आइन को हम सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें ये चीज़ें न दी गई तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बिल को सपोर्ट करना। तो इससे जाहिर ये होता है कि कोई तैयारी नहीं थी हुकूमत की, हुकूमत ने ना उनके पास नंबर थे और ना उन्होंने इसकी तैयारी की हुई थी। ना नंबर पूरे थे ना तैयारी थी। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ये कहा कि हम कम से कम 1 महीना हमें चाहिए मुसवदा पढ़ने के लिए। कम से कम 1 महीना तो चाहिए, तब तक तो काजी फायद ईसा रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, आते जाते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से जब फिर से सवाल हुआ कि आप 1 महीना लेंगे तो काजी फायद ईसा साहब रिटायर हो जाएंगे, उनका ये कहना था कि जजेस आते जाते रहते हैं ना। और अब देखते हैं कि सवाल ये पैदा हो गया कि मौलाना को अब राम करने का सिलसिला पैदा हो गया। मौलाना डे मनाया गया है, जमहूर का दिन मनाने की बजाय मौलाना डे मनाया गया। एग्जैक्टली अब ये है कि हुकूमत क्यों नाकाम अभी तक मौलाना को राम करने में, और तुरप का पत्ता जो मौलाना के पास है वो हुकूमती पलड़ाबारी करेगा या फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करेगा। ये सारी सियासी सूरत हाल है जिस पर हमने डिस्कशन करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम शौकत पराचा साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच जी, गुड मॉर्निंग सर। सियासी संडे भरपूर मनाया, फिर शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? बड़ा दर्जा हरारत तो बढ़ गया होगा कल से, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, कह लें आंख मचोली का खेल या फिर मेल मुलाकातों का जो सिलसिला चल रहा था। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि डिले हुआ, सैटरडे संडे इजलास बुलाने के बावजूद, अदरवाइज तो नहीं होता ना सैटरडे और संडे को। सैटरडे भी इजलास दोनों बुलाए गए, कोई पेशरफ्त ना हुई, कोई डेवलपमेंट ना हुई, और संडे लास्ट नाइट भी बड़ी लास्ट डिच एफर्ट्स होती रही। जहां तक नंबर्स की बात है, मेरा ख्याल है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की वही सही लगती है, और वो ये है, आपने उनको सुनाया भी सही, कि मौलाना साहब चाह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान कंसेंसस हो और ये जो तरामीमें पास हो जाएं, जबकि हम यानी पीपल्स पार्टी या नून लीग कोशिश कर रहे हैं कि जो मिनिमम कंसेंसस हो सकता है, और वो इसलिए भी कि मैं नहीं समझता इस सारी सूरत हाल में पीटीआई इन तरामीम को वोट देगी। अच्छा। सो मौलाना साहब, बीएनपी या दीगर जो जमातें जो अपोजिशन में बैठी हुई थी, अगर वो सारी हुकूमत को वोट दे देती हैं इस तरह से, तो तरामीम पास हो सकती हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट कंसेंसस नहीं होगा कि पीटीआई भी वोट देगी। पीटीआई किसी सूरत में भी वोट नहीं देगी, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है सोशल मीडिया पर, या अदरवाइज भी खत भी लिख रहे हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के जी हमारे केसेस से अलग हो जाएं, तो कैसे पीटीआई इस तरमीम के हक में वोट दे, जहां मुजवजा तौर पर मैं फिर कहूंगा प्रपोज जो है वो ये है कि जजेस की अक्रॉस दी बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज
65 से बढ़ाकर 68 ईयर तक कर दी जाए। तो पराजित साहब आपको दूसरा ये क्या जी, जी। इसमें हुकूमत की तरफ से भी तो है ना, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो मामलात हैं इनको इस तरीके से इतना खुफिया रखा जा रहा है, बहुत सारी क़यासराइयों को भी जन्म दे रहा है। मुसव्वदे के हवाले से किसी को कुछ नहीं पता कि इसमें है क्या, और बार बार यही कहा जा रहा है, अगर अपोजिशन की भी बात की जाए, कि हमें पहले मुसव्वदा दिखाया तो जाए, उसके अंदर है क्या हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर तरामीम जो है उसमें हम मानेंगे या राजी होंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों घबरा रही है हुकूमत? एक तो आपने जिक्र किया है एक तजवीज़ जो मुसव्वदे की है, इसके अलावा दीगर ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं जिससे समझ लें कि हुकूमत ये पर्चा आउट करने से घबरा रही है? देखें, मोर और लेस तो चीजें बाहर आ चुकी हैं। जो दीगर तजावीज़ हैं, मसलन जजेस जो हैं उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के हवाले से चेंज किया जाए। आज जो है वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को सदर ममलिकत अपॉइंट करते हैं, लेकिन इन प्रपोजल में है कि 5 का पैनल जाएगा और 5 के पैनल में से एक जो है वो उनको तकर्रर किया जाएगा। 23 मार्च 1996 अल जिहाद ट्रस्ट का केस आया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के सामने, और उसमें ये फैसला हुआ था कि आज से जो है वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1973 के ओरिजिनल आइन में ये सीनियर मोस्ट वाला फार्मूला नहीं था। व्हाट इफ के अगर 23 मार्च 1996 को तब्दील हो सकता है तो आज क्यों तब्दील नहीं हो सकता? नंबर 2, जो इन प्रपोजल में है कि जजेस को इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को पेशावर हाई कोर्ट में या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में चेंज किया जा सकता है। देखें, ये बड़ी थिन सी चीज है कि ऑलरेडी जो विद इन दी प्रोविंस तो ट्रांसफर होते हैं। मसलन रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब अगर उनको लाहौर ट्रांसफर कर दिया जाता है, या लाहौर जो मेन लाहौर हाई कोर्ट बेंच है मेन, वहां से बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट, अब सिर्फ बाउंड्रीज का फर्क होगा कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाना है। और एक बात और भी कर दूं कि ये जो ये सिस्टम है कानून इंसाफ, ये फेडरल लेवल पर यूनिफॉर्म है। ये नहीं है कि ये कोई अमन अमान की तरह सूबाई मसला है, या ये सोशल वेलफेयर की तरह सूबाई मसला है, या एजुकेशन की तरह सूबाई मसला है। हमने तो उल्टा FCR जो था, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, जो फाटा में इम्तियाजी सलूक था, हमने उसको भी हटाकर तो उसको भी मुल्क का जो दीगर निज़ाम इंसाफ है, इट इज कॉल्ड पाकिस्तान पीनल कोड, इट इज नॉट कॉल्ड पंजाब पीनल कोड और KP पीनल कोड और सिंध पीनल कोड और बलूचिस्तान पीनल कोड। सो जो लॉज हैं हमारे 1862 के या उसके बाद के CRPC है, ये सारे यूनिफॉर्म है पूरे मुल्क में। अगर कानून इंसाफ यूनिफॉर्म है, हमारी एप्लीकेशन ऑफ द लॉ यूनिफॉर्म है, हमारा पीनल कोड यूनिफॉर्म है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ जजेस? तो ये एक और प्रपोजल भी है जो मौलाना साहब के हवाले से थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उसको और जुडिशल कमीशन को मर्ज किया जाए, वो भी इन प्रपोजल का हिस्सा है। सही है जी। अच्छा, ये बताइएगा शौकत साहब कि अब ये भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से सुमोटो का भी इख्तियार लेने की तजवीज शामिल की गई, इसके क्या असरात आएंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत सुमोटो नोटिस लेने का अख्तियार है। अब उसमें इतनी कबाहतें आई हैं, स्पेशली इन गुज़श्ता 20 सालों में, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में और चीफ जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में, हर कोई चीखता रह गया कि इसको कुछ न कुछ डेमोक्रेटाइज किया जाए, और उसमें कुछ पेशरफ्त भी हुई, वन और दी अदर वे। मसलन पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुमोटो केस फिक्स किया करते थे, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद और रूल्स में खास तौर पर जब तरामीम की गई, तो अब 3 मेंबर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इनको करते हैं। तो अगर उसमें देखें, पार्लियामान कर रही है ना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो रिप्रेजेंट करता है अवाम की नुमाइंदगी को, वो उनके पास आइन बनाने का, कानून बनाने का अख्तियार है। अगर वहां से कोई लेजिस्लेशन होती है और जिसकी पब्लिक डिमांड भी रही है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट?
ठीक है। अच्छा, तो बात तो फिर यही हो रही है प्राचा साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को भी इकट्ठा किया जाएगा, ये जो आईनी अदालत की बाज़ गश्त है, इससे मामलात आगे चलकर ठीक होंगे या नहीं होंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये सारी जो तरामीम है अदलिया की आज़ादी के लिए, या फिर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अपोजिशन कह रही है कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए ये तरामीम की जा रही है? पता नहीं, जब आज जो है वो या साकिब निसार वाला दौर, खास तौर पर क्या उस वक्त अदलिया आजाद थी जो आज कंट्रोल में आना चाह रही है या कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए ना, साकिब निसार ने 2016-2017 में जो खेल खेला, क्या वो मुकम्मल आज़ादी थी अदालत की, या उससे पहले 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में कोई एक फैसला नहीं सस्टेन रहने दिया, और इवन उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट का सजा देकर उसको बरतरफ कर दिया गया। वो फिर क्या आज़ादी थी अदालत की? ये बड़ी रिलेटिव टर्म्स होती हैं। लेकिन आज का सवाल तो ये है, कि क्या ये तरमीम पास हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या इतने नंबर जो सारा दिन ख्वाजा तो शौकत साहब फिर ये बताइएगा कि कानून की अगर बात करें, हम देख रहे हैं मुलाकातें मुसलसल जारी हैं और हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त जमहूर डे की बजाय मौलाना डे मनाया जा रहा है, और तुरब का पत्ता इस वक्त मौलाना साहब के पास है। मुलाकातों के लिए कल भी नवाज शरीफ गए थे और आज भी मतवक्के है कि वो मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने कल जाना था, वो गए नहीं। इसके हवाले से बताइएगा आप, इन मुलाकातों से क्या असरात आएंगे फैसलों पर? और इसमें ऐड कर दूं पराजा साहब कि कहीं ये जो डिले आ रहा है, ये इस वजह से तो नहीं आ रहा कि जब तक नवाज शरीफ साहब की मौलाना के घर यात्रा नहीं हो जाती तो उसके बाद जरा मामला सेटल हो जाएंगे और ये डिले खत्म होगा? 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, तो उस दिन पीटीआई हो, बाकी जमातें हों, इन्होंने समझा था कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब अब इतना मिनिमाइज और कॉर्नर कर दिया गया है उनको कि खुद वो अली अमीन जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, उनके आर्च राइवल हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी डेरा इस्माइल खान है। तो सब ने शायद सोचा होगा कि मौलाना साहब अब अपनी सियासी चालें नहीं चल सकेंगे और मौलाना साहब की स्ट्रेंथ मिनिमाइज कर दी गई है। लेकिन आप और मैं और पूरा मीडिया, अमीर मुकाम साहब हूँ या सरदार नबील गबोल हूँ, वो मौलाना साहब के गीत गा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि वो मौलाना डे मनाया गया है, तो सरदार नबील गबोल कह रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं वो आए तो बाहर आई है और वो तरावी पढ़ाएंगे सारी रात। तो मतलब है मरकजियत जो है ना मौलाना साहब के पास आई है सियासत में, और इसी वजह से ये कहा जाता है ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब जो कल हुकूमत खुश फहमी में मुब्तला थी कि नंबर पूरे हैं, तो वो मौलाना साहब के नंबर को भी गिन रहे थे अपनी फेवर में। मौलाना साहब रात को यही लगता है ना कि राजी नहीं हुए, और ख्वाजा साहब ने भी कहा कि राजी नहीं हुए। तो मुलाकातों का सिलसिला तो खैर आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान गए थे, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए थे, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब परसों रात को गए, और मियाँ साहब जो है वो भी जा सकते हैं। इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जितना ताल्लुक मैं कहता रहता हूँ, जितना अच्छा ताल्लुक मियाँ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान है, शायद ही मौलाना साहब का किसी पीटीआई के लीडर के साथ ऐसा ताल्लुक है। ये दोनों 2-3 दिहाइयों से 4 दिहाइयों से पॉलिटिक्स का मरकज रहे हैं। इसीलिए इंतजार तो नहीं किया जा रहा। मेरा ख्याल है एक शख्स की आमद का अगर यही कंडीशन होती तो मियां नवाज शरीफ कल से लाहौर से आए थे तो वो आधे घंटे के लिए चले जाते। अच्छा। चीजें कुछ और होंगी ना जिनकी वजह से अभी तक मौलाना साहब राजी नहीं। तो पराजा साहब, अगर मौलाना साहब डटे रहते हैं इसी तरीके से और नहीं राम कर पाती हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को, तो फिर क्या आप ये जो तजावीज़ हैं, आईनी तजावीज़ हैं, ये तरमीम जो है वो लाई जाएगी या फिर नहीं लाई जाएगी? मामला डिले में पड़ जाएगा आज के दिन के हवाले से भी। अगर हुकूमत मौलाना साहब को राजी नहीं कर सकती तो देखिए ना, ये कोई तकरीरी मुकाबला नहीं है कॉलेज का। आईनी तरमीम का मतलब है नंबर। अगर मौलाना साहब वोट नहीं देते तो 224 कौमी असेंबली में नंबर पूरा नहीं हो सकेगा। अगर मौलाना साहब वोट नहीं देते तो सेनेट में 64 नंबर पूरा नहीं हो सकेगा।
इसलिए ये नंबर पूरा करना अददी तौर पर आइन के तकादों के मुताबिक है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी इन ईदर ऑफ द हाउस हो। जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तरमीम लाना तो फिर खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। तो फिर इसको पराचा साहब आगे चल के गवर्नमेंट पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज करेगी आज अगर तरमीम नहीं हो पाती हैं तो? गवर्नमेंट की तो शिकस्त हो जाएगी ना। अगर गवर्नमेंट इतने पंप एंड शो के बाद तरमीम पास नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट कैसे एज अ टूल इस्तेमाल करेगी? फिर तो आगे चलकर पराचा साहब नहीं, देखिए ना, फिलहाल तो आगे चलकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आप, अगर आपका मतलब है कि आर्म ट्विस्टिंग होगी, आपका मतलब है अपोजिशन को जेल में डाला जाएगा, तो अपोजिशन खास तौर पर पीटीआई की पहले भी यही शिकायत है। बात यह है कि इस वक्त पीटीआई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब इज अ सेंट्रल पोजीशन, ही इज ऑक्यूपाइंग द ड्राइविंग सीट। मौलाना साहब के खिलाफ क्या फेडरल गवर्नमेंट या मियां शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जो है, अभी 1 साल पहले वो पीडीएम के सरबराह थे, पीडीएम की हुकूमत थी, तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब के खिलाफ नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग की हुकूमत कोई ऐसा कोई आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, ये जो सारी सूरत हाल थी इसके ऊपर आपने अपना बेहतरीन तज्जिया पेश किया कि अगर मौलाना मान जात क्या होगा, और अगर मौलाना नहीं मान रहे तो उसके पीछे भी कुछ दीगर वजूहात हो सकती हैं। देखना ये है कि हुकूमत कामयाब हो पाती है कि नहीं, मौलाना को राम कर पाती है कि नहीं। आज दोनों जो इजलास है 12:30 बजे होने हैं, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी इजलास आज होना है। देखते हैं इजलास होता है फिर डिले का शिकार होता है, जो भी सूरत हाल बनती रहेगी इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको बताएं कि एक है ना, आपको याद है तख्ती और कलम के साथ हम शुरू में ख़ताती किया करते, बहुत खूबसूरत एक तहजीब का हिस्सा था, सकाफती विरसा है हमारा और मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि ना सिर्फ हम देख पाते हैं कि हमारे जो कुरान पाक में ख़ताती के इसका इस्तेमाल है, बल्कि इसके अलावा हम देखते हैं कि दीगर जो बड़े बड़े महल किले और हम देखते हैं उनकी सजावट का भी इंतज़ाम ख़ताती के ज़रिए किया गया। तो हम आपको बताते चलते हैं कि एक ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो ख़ताती सोने के वर्क से करते हैं। उनकी इस वक्त नुमाइश इस्लामाबाद में जारी है, उनका काम दुनिया भर में सराहा जा रहा है और उनके फ़नपारों की नुमाइश इस वक्त इस्लामाबाद में शुरू है और 2 मुख्तलिफ मकामात पर हो रही है, जिनके मुताल्लिक हम उन्हीं से जान लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो उनकी सोलो नुमाइश भी है, मज़ीद बात कर लेते हैं इस खूबसूरत काम को तख्लीक करने वाले खत्तात वासिल शाहिद हमारे साथ मौजूद है और उनके फ़नपारों की जो नुमाइश है वो 15 सितंबर से 17 सितंबर तक इस्लामाबाद में हो रही है। वासिल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू एक्सप्रेसो। मुझे बताइएगा स्पेसिफिकली ये जो आपकी 2 नुमाइशें जिनका आपने जिक्र किया, जो एक पार्लियामेंट हाउस में है और इसके अलावा आप बता रहे थे कि सेंटोरस में चल रही है, कौन कौन से फ़नपारे इन नुमाइशों में शामिल हैं, कब से कब तक ये नुमाइशें चल रही हैं और क्या डिफरेंट है इस बार, और कितने फ़नपारे आपने नुमाइश के लिए रखे हैं? जी, पार्लियामेंट हाउस में जो नुमाइश है ये जुमे के दिन यानी सितंबर 13 को इसका इफ्तिताह हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया और मेरी ये खुशी की बात है, एजाज़ की बात है कि इस नुमाइश में 27 इस्लामी ममालिक के सुफरा ने शिरकत की और इस नुमाइश का मुशाहिदा किया। और पार्लियामेंट हाउस में होने वाली इस नुमाइश में 112 फ़नपारे हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम की अलग से ख़ताती की गई है। इसके अलावा 13 वो फ़नपारे हैं जिनमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात, वो आयात जो आपकी शान में नाज़िल हुई हैं। और दूसरी जो नुमाइश है वो उसका आगाज़ 14 सितंबर को यानी कि पार्लियामेंट की जो नुमाइश थी उससे अगले दिन हुआ और वो इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में, वहाँ पे उसका आगाज़ हुआ है और उस पर 24 फ़नपारे हैं और उसमें भी मुख्तलिफ तरह की ख़ताती है और ज़्यादातर ख़ताती है वो सोने के वर्क के साथ 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ की गई है। और कोशिश ये की गई है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, वही आयाम है, तो उन आयात का, उन अस्मा मुबारक का इंतखाब किया गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वासिल, ये बताइएगा कि आप जो नुमाइश देखने के लिए आ रहे हैं लोग, उनको क्या पहले से बताना चाहते हैं, किस माइंडसेट के साथ वो आपकी नुमाइश देखें?
देखिए, खताती हो या कोई भी आर्ट हो, उसका बुनियादी मकसद लोगों की तरबियत करना होता है, जज्बाती सतह पर भी, नफ्सियाती सतह पर भी और अखलाकी सतह पर भी। आप देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हम बात करते हैं ख़ुसूसी तौर पर, समाज और रियासत का जो ताल्लुक होना चाहिए वो हमें नजर नहीं आता। जो सबसे बड़ा रियासत और समाज के दरमियान इत्माद है, मैं समझता हूँ आज उस पर बहुत ज़्यादा फुकदान आ चुका है। वो इत्माद कई सतह पे होता है, वो मुआशी तौर पे भी होता है, वो सियासी सतह पर भी होता है, वो लोगों की सहूलियात और उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी होता है। लेकिन ये जो इत्माद की कमी आई है, हमें इसको पूरा तो करना है कि रियासत और लोगों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बने। उसको जोड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए कई मीडियम हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका एक फिक्री सतह पर जो मीडियम है वो कैलीग्राफी आर्ट है। चूंकि रियासत की जो फिक्री बुनियाद है वो कलमा शरीफ है। आप पार्लियामेंट हाउस के बिल को पेशानी पे भी देखें, वहां पे भी कलमा शरीफ की खताती हुई है। और जो हमारा समाज है, अक्सरियत इस्लामी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, और इनकी जो समाजी सकाफती रवायात, इक़दार, वो भी इस्लाम के मुताबिक हैं। अगर दोनों यानी कि समाज और रियासत, जैसे कि दोनों की फिक्री सकाफती जो बुनियाद है वो इस्लाम है और इससे जो मुतल्लिका फ़नून, रवायात और इक़दार हैं, अगर ये दोनों अपना रहे, एक दूसरे के करीब आ रहे, तो मैं समझता हूँ ये फन जो है ये एक दूसरे को आपस में जोड़ भी सकता है। और जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह कोई सियासी नहीं है, ये बल्कि समाजी है। हमारा समाज सही मानों में किसी एक लीडरशिप पे मुतफिक नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये इस तरह के मामला पैदा हो गए। समाज यकसुर हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो हमारे पास और ज्यादा बेहतर होगा कि हम रियासत में। बताइएगा कि आपका ये फन पारा अमूमन कितने में फरोख्त होता है? जी, ये चूंकि 24 कैरेट गोल्ड का काम होता है, तो ये तकरीबन जो है 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए का एक फन पारा होता है। अच्छा, और इस पर मेहनत भी बेसिकली इतनी होती होगी। सोने के वर्क के साथ खताती करना बेसिकली बताइएगा कितना मुश्किल है, और इस सारे प्रोसेस में किन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हैं आप? जी देखिए, कोई भी फन करने के लिए, और जब खुसूसन हम खताती की बात करते हैं, तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो सब्र चाहिए होता है। आप ज़रा सी जल्दी करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता। हमें चूंकि परफेक्शन को फोकस करना होता है, और परफेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी बात कि आपकी तवज्जो का इर्तिकाज़ हो, आप बहुत सब्र के साथ काम करें। और सोने के वर्क में तो काम करते हो, ज़रा सा भी आप सांस भी तेज़ लेंगे तो सोने का वर्क टूट जाता है, तो फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको दोबारा से काम करना पड़ता है। तो सब्र मैं समझता हूँ सबसे पहली बात है। काम में परफेक्शन लाने के लिए मुशाहिदा, रियाजत, मुजाहिदा ये बहुत जरूरी है। अगर आप सही मानों में खताती और इस तरह सोने के वर्क के साथ करने चाहिए, तो हमें सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। और जब सब्र के साथ काम करते हैं तो फिर इसमें निखार आता है, फिर इसमें बेहतरी आती है। एक अच्छे खतात की खूबियां भी है कि वो सब्र से काम करे, पेशेंस के साथ, और अपने उतना ही खूबसूरत वो फन पारा पर निकल कर सामने आएगा। ठीक है वासिफ भाई, वक्त हमारे पास कम है, जरा मुझे बताइएगा कि जाते जाते आप जो लोग आपकी नुमाइश को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, और क्या फिर जरा बता दें कि पार्लियामेंट में एक्सेस दिला देंगे नुमाइश देखने के लिए उन्हें? पार्लियामेंट की जो नुमाइश है वो अवाम के जो नुमाइंदगान है, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट, उनके लिए है। और जो अवाम के लिए नुमाइश है वो सेंटोरस मॉल में, इसी वजह से दोनों के रखी के समाज और रियासत दोनों के जो स्टेक होल्डर्स है वो नुमाइश देख सके। मेरा तो पैगाम या काम वो यही है कि मोहब्बत, ताकत की बजाय जो पार्लियामेंट जिसको एक्सरसाइज कर रही है, मोहब्बत के साथ अगर ये सारी चीज़ों को, मामलात को डील किया जाए, तो हम ज़्यादा पुरअमन और ज़्यादा स्टेबल मुस्तहकम मुआशरा भी बन सकते हैं और रियासत भी बन सकते हैं। मेरा तो ये काम है, बकिया पार्लियामेंट आना या ना जाना ये उनका कानूनी मामला है कि किसको। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं, आपकी नुमाइश इस वक्त जारी है और उम्मीद करेंगे ये कामयाब रहे और आप यूं ही अपनी कामयाबियों का सफर जारी रखें और खुदा आपके जो काम में मजीद बरकत डाले। खताती एक ऐसा काम है जिसकी तरवीज जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वासिफ शाहिद मौजूद थे, बेहतरीन खत्तात हैं, अपनी एग्जीबिशंस के हवाले से उन्होंने आपको बता दिया। अगर आप देखना चाहते हैं सेंटोरस मॉल में आप जाइए, जरूर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस में वक्त छोटी सी ब्रेक का, कुछ देर में वापस आते हैं, आगे आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ वेलकम बैक। अली, मुझे बताएं कि रूटीन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कितना इनटेक है आपकी लाइफ में? मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से जो है फल बहुत शौक से खाता हूं। और सब्जियां भी? सब्जियां नहीं, सब्जियां मैं कभी कभी खाता हूं। फिर आप मतलब रूटीन में हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जो बीमारियां उनमें इसलिए मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब, गुर्दे के अमराज हैं और नफ्सियाती जो मरीज़ बन रहे हैं लोग, वो टॉप पर हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक बड़ी जो तवील तहकीक है उससे ये मालूम हुआ है कि फलों और सब्जियों का जो आप यूज़ करते हैं ना अपना डेली रूटीन में, उनका जो मुनासिब इस्तेमाल है वो ना सिर्फ आपको हाई ब्लड प्रेशर बल्कि जो दिल के अमराज हैं, गुर्दों की बीमारी
बीमारियां हैं उनसे किसी हद तक बचाने में मददगार होते हैं। अपनी रूटीन का हिस्सा आपको बनाना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, आप हेल्दी रहते हैं। और ना माहिरीन ये भी कहते हैं कि फल और सब्जियां खसूसी तौर पर हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा कम करके निज़ाम हाजमा और आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाती हैं, जिससे अमराज़ क़ल्ब और गुर्दों की बीमारियां होने के इम्कानात भी नुमाया तौर पर कम हो जाते हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि कौन से फल खाएं, कौन सी सब्जियां इस्तेमाल की जाएं और क्या फल और सब्जियां कच्ची खाएं और उनके जूसेस बनाकर पिएं। या भी बहुत सारे सवाल हैं। मेरा ख्याल है इसके लिए हमें माहिर ग़िज़ाइयत के पास ही जाना पड़ेगा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनीसा सोहेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। अनीसा ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि आप फलों सब्जियों का यौमिया इस्तेमाल करें इन तमाम अमराज से बचने के लिए? फलों और सब्जियों की जहाँ पे बात आती है तो फलों और सब्जियों दोनों में 2 से 3 तरह के मेन उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो अफादियत है वो उन न्यूट्रिएंट्स पे बेस करती है। सबसे पहले तो फाइबर, सब्जियों में फाइबर की सबसे ज्यादा मांग होती है। और जब हम बात करते हैं कि ये दिल के अमराज और शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन होती हैं सब्जियां, तो वहां पे उसकी जो एक मेन कॉज है वो इसी न्यूट्रिएंट की वजह से आती है, फाइबर की वजह से। फाइबर में फिर वेरियस टाइप्स होती हैं, सॉल्युबल फाइबर्स, और फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाती है। इसके अलावा आपके जो शरियानों में कोलेस्ट्रोल के या जो फैट के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, आप समझिए फाइबर उसके लिए एक नेचुरल वैक्यूम क्लीनर के तौर पे एक्ट करता है। तो एक ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। और जो दूसरा इसमें मेन न्यूट्रिएंट है जो हम बात करते हैं वो है वाटर कंटेंट। अब अल्लाह ताला ने इसका नेचुरली इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है फलों और सब्जियों का, कि स्पेशली सब्जियों का, कि इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फिर जब स्किन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और आपके जिस्म को वाटर चाहिए होता है, क्योंकि पानी, हमारा जिस्म जो है वो 80 to 90% पानी से मिलकर बना है। तो जहां हम सादा पानी पीते हैं, हमें ग़िज़ा भी ऐसी कंज्यूम करने की जरूरत है जिसमें नेचुरली वाटर कंटेंट कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो जो तीसरा एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इन दोनों फलों सब्जियों को मिला के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसकी वजह से इसके फवायद हैं सारे, वो है मिनरल्स और विटामिन। अब मैं ये स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि अच्छा माल्टा है, अब सर्दियां आने वाली हैं तो इसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आपने बस 1 महीना सिर्फ यही खाना है। इस तरह से बिल्कुल भी आप नहीं करना। आपने सारी सब्जियों, यही पूछने लगी थी मैं आपसे कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिकली या सब्जियां या फल है जिस इस्तेमाल से जो अभी बता रही हैं आपके, हमारे न्यूट्रिशन भी होंगे, फाइबर भी मिलेगा, तो स्पेसिफिक करेंगे कुछ या फिर सब फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए? ये भी बताइएगा कि उनके जूसेस ज्यादा फायदेमंद हैं या उन्हें सालिम खाना? ठीक है, अगर तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूं कि स्पेसिफिकली कौन से खाने चाहिए, तो इसका जवाब आपने अपने सवाल में दिया कि सीजनल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उसकी ऐसे उसमें चीजें रखी होती हैं जो हमें उस सीजन में चाहिए होती हैं। जो विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह हैं वो सीजनल फ्रूट्स में अवेलेबल होती है और आपको सब खाने चाहिए, आपको वैरायटी खानी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, ईटिंग अ रेनबो का। ये जो रंग बिरंगे फल और सब्जियां हैं वो आप सब खाएं और थोड़े थोड़े कंज्यूम करें, वैरायटी रखिए, क्योंकि हर चीज से आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि फल एज इट इज खाने चाहिए, फ्रूट्स एज इट इज खाने चाहिए, हमको जूस बना के पीना चाहिए, तो जूस बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं जूस। लेकिन जब हम अडल्ट लाइफ की बात करते हैं या हम एक ऐसे कंट्री की ऑडियंस से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ जो कि डायबिटीज में नंबर 1 पे जा रही है दुनिया में, तो जब हम इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एज इट इज कुदरती हालत में खाए जाएं तो वो बेहतर हैं, क्योंकि फाइबर उनमें होता है। और जब हम उसको ब्लेंड करते हैं जूस में तो उसका जो फाइबर का मैश है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी से हो जाता है वो, और जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो इंसुलिन स्पाइक है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कंसिडरिंग हमारे कंट्री के पॉपुलेशन बेहतर है। अब जैसे मैं माल्टों का जिक्र करूंगी, माल्टों का सीजन है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की एक लेयर होती है और सब उसको उतार देते हैं, या माल्टे का जूस ज्यादा कंज्यूम किया जाता है काला नमक डाल के और इस तरह से, तो आप उसको कुदरती हालत में कंज्यूम करें, वो बेस्ट होता है। सब्जियों का यह है कि उसको आपने बहुत ज्यादा भून भुनाई नहीं करनी, ठीक है, बहुत ज्यादा तेल में उसको आपने फ्राई नहीं करना, आप उसको सब्जी को दम पे पकाएं, वो बेहतरीन तरीका है कुछ मसाले वगैरह डाल के, कि वो हमारे जायके के मुताबिक भी बन जाती है, जो हमारा ईस्टर्न पैलेट है
और वो सेहत उसकी जो उसमें चीजें हैं वो बरकरार रहती हैं। सही है। क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स का कुदरती तौर पे जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है, उनके मॉलिक्यूल्स ही खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं अगर उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाए। सही है। तो अनीसा, इन द एंड मैं ये चाहूंगी कि बताएं कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की डाइट में फ्रूट्स और ये जो अगर आप कह रही हैं जूसेस या फिर वेजिटेबल्स, इनकी इंटेक किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और ये कितना बच्चों के लिए भी एट द सेम टाइम फायदेमंद है। फ्रूट्स का डेली बेसिस पर इस्तेमाल, ये वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं ये थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि जरूरी क्यों है। फाइबर जब हम न्यूट्रिशन की हिस्ट्री में देखें तो फाइबर को अलग न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता था, पर उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं थी। पर हमारा लाइफस्टाइल इवन बच्चों का भी इतना सेडेंटरी हो चुका है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है अब मेन प्रॉब्लम बन चुका है दुनिया में, और टाइप 2 डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। तो इस तरह के एनवायरमेंट में 30 ग्राम्स अ डे फाइबर लेना जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है। अनीसा, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया है ना। आपको बताएं, फाइबर की जिसकी बात कर रही हैं अनीसा, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक स्पाइक होता है और डायबिटीज़ का जो असल जो आपको नुकसान पहुंचाती है ये शुगर स्पाइक ही पहुंचाती है। अगर आप मीठी चीज़ें खाते रहेंगे और उसमें फाइबर मौजूद नहीं होगा तो वो आपको डायबिटीज़। बिल्कुल ठीक है। अनीसा हमारे साथ मौजूद थी। अनीसा, थैंक यू सो मच। और अभी हमने आपको बताया कि डेली बेसिस पे फल और सब्जियां इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत बेहतर है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, कुछ देर में वापस आते हैं। और इसके अलावा आपको पता चले कि भारत 4 मरतबा ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जबकि पाकिस्तान 3 मरतबा जीता है। बहुत करीबी मुकाबला है। देखें, अभी जो हम मैच हारे हैं ना वो भी 2-1 से हारे, तो उसमें बहुत मार्जिन है कि हम एक गोल और करते बराबर होता और एक गोल और करते तो हम मैच जीत सकते थे। तो आपने घबराना नहीं, जनूबी कोरिया हो या भारत हो, हमारे लिए एक जैसे ही है, अंडर प्रेशर आने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल करके दिखाएं। अरशद नदीम ने देखें अब क्या किया, अब पेरिस में जाकर। बिल्कुल, तो बातों पर तमन्नाएं हमारी टीम के साथ है और हमें पूरी बिल्कुल। उम्मीद है कि भाई हम फाइनल तक जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम शामिल कर लेते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब और गुलजार के राब्ते के दौरान दोनों में क्या गुफ्तगू रहती थी। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में मैं मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब जो हैं वो हमें वक्त देते हैं और हम उनसे सवालात पूछते हैं। और तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आज का जो मेरा सवाल है वो गुलजार साहब के हवाले से है कि गुलजार साहब से जो हम देखते हैं गुलजार साहब को, तो वो आपकी तहरीरों के बहुत मद्दाह हैं, आपकी किताबों के बहुत मद्दाह हैं। दूसरी तरफ आप जो हैं आप बहुत बड़े मद्दाह हैं, यानी गुलजार साहब की आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। ऑफ एंड ऑन आपका रब्ता भी रहता होगा यकीनन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा बताइए कि क्या वो रब्ता जो है वो रेगुलर रहता है, दोनों मदाहीन जो हैं वो एक दूसरे से रेगुलर रब्ते में रहते हैं। और आजकल अगर कोई आपका रब्ता है तो गुलजार साहब के बारे में कुछ बताइए, उनकी खबर दीजिए। और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान के हवाले से उनके ख्यालात या अपने दीना के हवाले से, उनकी पाकिस्तान के आने के हवाले से कोई ख्वाहिश, तो थोड़ा सा बताइए गुलजार साहब के हवाले से और अपने रब्तों के हवाले से। वकार, एक्चुअली मैं बहुत कम उनको फ़ोन करता हूँ। अच्छा। इसलिए कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उनको क्या कहूँगा। लेकिन जब फ़ोन पे राब्ता होता है तो हम बाकायदा पहरों बातें करते हैं। तो मतलब है कि लंबी कहानी 20-22 वर्ष पहले की बात है कि मेरा अफसाना था बाबा बगलूस, वो किसी इंडिया में कुछ सिलेक्शन हुई अफसानों की, उसमें छपा, वो उन्होंने पढ़ा। वन फाइन मॉर्निंग, जो मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन दिन था, एक लेटर था बड़ा खूबसूरत, इंडिया से आया था, नीचे लिखा था गुलजार। अब तब तक मैं गुलजार का मतलब बेपनाह फ़ैन था, एज ए डायरेक्टर, एज ए सॉन्ग राइटर, एज ए शायर। चुनांचे जब मैंने उसको खोला तो वो एक फ़ैन लेटर था। मतलब आप ज़रा इमेजिन कीजिए ना कि जिस बंदे का मैं फ़ैन था वो एज ए फ़ैन मुझे ख़त लिखता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो है अफसाना, उससे मैं इतना मुतासर हुआ कि मैं उसके बारे में मैंने 2 नज़में कही हैं और उनका उन्वान मैं बाबा बगलूस रखना चाहता हूँ, तो आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है। ये नज़में उनकी पुखराज का चांद शायद उसमें शामिल है, और नीचे ज़ाहिर है कि मेरा रेफरेंस भी। तो ऑब्वियसली मैंने उनको फिर मैंने कहा हुजूर जी आपने क्या सितम किया। उसके बाद मुसलसल उनके साथ राब्ता भी रहा, उनके साथ गुफ्तगू भी रही और बहुत सी चीज़ें हमने शेयर की
बल्कि मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला हुसैन के जाने के बाद अगर कोई किसी अदीब के साथ मेरी कुर्बत हुई तो वो गुलजार है। और मैं उनके बड़ेपन का या उनकी जो वुसअत है वो किसी वक्त फिर ख़ास को प्रोग्राम करेंगे कि उन्होंने काम कितना किया। सिर्फ गीत नहीं लिखे उन्होंने, सिर्फ शायरी नहीं की, और भी बहुत सारा काम किया, ह्यूज। तो आपने बर्थडे की बात की, मुझे उनकी बर्थडे याद ही नहीं अच्छा, तो किसी साहब ने उनसे बात की तो उन्होंने पोस्ट लगा दी। लोगों को बहुत आदत है ना, मशहूर आदमी के साथ ज़रा बात की तो पोस्ट, तो उसमें आखिर में लिखा हुआ था, मेरा तज़किरा था कि गुलजार साहब ने एज ऑलवेज एक मजाक के तौर पे मेरे हवाले से कि उनका बहुत पूछा, तो मैं शर्मिंदा बहुत हुआ। मैंने कहा कि मैंने फ़ोन नहीं किया। तो उस रोज़ फिर मैंने फ़ोन किया तो वो खाने पे जा रहे थे अपने ख़ानदान समेत, उनका नवासा था साथ, और कहने लगे कि मैं अभी राखी जी आ रही हैं। इट्स अमेजिंग, उनकी डिवोर्स को मेरा 45 वर्ष हो गए या ज़्यादा ही हो गए, आई डोंट नो, मेरा ख्याल इतने ही हो गए होंगे, लेकिन अब भी उनका राब्ता है। और मैं कभी उनसे सवाल नहीं करता उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, वो खुद से जो कहना चाहे। जिस तरह एक रोज़ बहुत रंजीदा से थे तो मैंने कहा क्या बात है आप, कहने लगे बस वो राखी जी ने मेरा कहना नहीं माना। तो कभी कभी की जो राखी, अजीब, सबसे खूबसूरत आंखों वाली राखी, अच्छा तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया, वो वाली। तो मैंने कहा जी क्या हुआ है? उसने अपने बाल कटा दिए, राखी के बाल बहुत लंबे थे। तो वो खुद से जो शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ भी करते हैं, मेरे तीनों बच्चों के साथ उनके राब्ते हैं। 2-3 हफ्ते मुझसे गफलत हो जाए तो सज्जू को फ़ोन चला जाता है कि भाई बाबा को कहो, और फिर जो मेरे बारे में वो लिखते हैं मैं कोट नहीं कर सकता। तो फिर कल ही उनसे फिर बात हुई और काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई। और ये क्या अजीब बात नहीं है कि हम आज तक नहीं मिले, और आई फील कि भाई हमें मिलना भी नहीं चाहिए। यानी एक किस्म की दोस्ती जो है, गुर्बत जो है, बगैर मिले जो है, उसका अपना एक रोमांस होता है, उसका अपना एक भेद, एक मिस्ट्री होती है। मैं ये चाहता हूँ कि वो कायम रहे। अब देखते हैं कि क्या होता है आइंदा ज़िंदगी में। लेकिन टेनिस अब तक खेलते हैं, 90 माशाल्लाह। और मैंने कहा कि टेनिस के बारे में पूछा, कहने कि नहीं मैं अब मैच नहीं खेलता, क्योंकि जब उधर से बॉल आता है तो आप लामहला उसकी तरफ लपकते हैं, और मेरी उम्र लपकने वाली नहीं रही। मुझे पता है कि ऐसे हड्डी तोड़वा बैठूंगा, और अगर मैं मर गया हड्डी तोड़वा के तो लोग कहेंगे कि लंगड़ा मर गया। मुझे अच्छा नहीं लगा उनका ये कहना, लेकिन वो अपने हंस रहे थे इस बात पे। तो मैं वो जो मार्कर है वो बॉल फेंकता और मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो उसके बाद कहने लगे कि भाई एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कि राखी जी आ गई हैं, जो पहले दिन बात थी, कार में बैठ रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उनसे कोई बात की तो उन्होंने कदरे नागवारी से ऑब्वियसली पूछा कि कौन है, तो उनसे उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त हैं। और तो बाद में उन्होंने बताया कि हम पूरी शाम आपके बारे में बातें करते हैं। और उनका एक नावल है 2 लोग, उसका देबाचे के लिए भी उन्होंने मुझे ही कहा। तो वो मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितना उन्होंने मुझे बना दिया, बल्कि मुझे दिखाने लगे कि मेरी किताब है जुकालियाँ, मेरे आबाई गाँव के बारे में, टिल्ला जोगियाँ। कहने लगे टिल्ला जोगियाँ मैंने 2 मरतबा पढ़ी, और ये देखे उन्होंने निशान लगाए हुए थे मुख्तलिफ फ़िक्रों, एंड ही वांटेड टू फाइंड आउट कि वो फ़िक्रे किस तरह मतलब मेरे जहन में आए। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि वो सेहत के साथ रहें, क्योंकि जैसा कि मैंने उनसे कल कहा था, मैं कहा गुलजार साहब आप आगे आगे चल रहे हैं मुझसे, आप चलते रहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का इंहिसार भी आप पर है। जब तक आज चलते रहेंगे मैं आपके पीछे आता रहूँगा। और आखिरी बात, मतलब मैं इंशाल्लाह जैसा कि मैंने वादा किया गुलजार पे पूरा प्रोग्राम करेंगे या और 2-3 करेंगे। आखिरी बात ये है कि इंडिया में वो आखिरी शख्स है
जो पाकिस्तान के लिए, इसकी सरजमीन के लिए, इसके अदब के लिए दिल में एक नरम गोशा रखता है, उसके मुंह से कभी आप वो जो रियोट्रिक है, दो पहले थे, खुशवंत सिंह चले गए, अच्छा नैयर चले गए, एक दो और लोग थे, और ये आखिरी बंदे हैं जो हमारी कुर्बत का सबब बन सकते हैं। सही। यहाँ भी लोग हैं, लेकिन इंडिया में वो कम होते जा रहे हैं। गुलजार साहब पे आपने वादा किया है कि आप एक या दो प्रोग्राम्स करेंगे, कारवांसराय में भी हम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि गुलजार साहब पे एक तफसीली प्रोग्राम होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बल्कि कोशिश की जा सकती है कि गुलजार साहब को स्काइप पे या इस तरह लिया जा सके और गुलजार साहब जो हैं उनसे गुफ्तगू भी हो, तो ये तो क्या ही बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने वक्त दिया और गुलजार साहब के हवाले से अपनी यादें शेयर की। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ, किसी नए सवाल के साथ हाजिर होंगे निकले तेरी तलाश में। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। जनाब, एक्सप्रेसो में अब वक्त हुआ है कि आपकी मुलाकात करवाई जाए एक होनहार टैलेंटेड पाकिस्तानी आर्टिस्ट फिल्म मेकर अवैस शौकत से, जो पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी के मसले पर एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की हिदायतकारी कर रहे हैं। और इस फिल्म का नाम अंडर द ब्लेज, जिसमें भट्टे पर काम करने वाले जो बच्चे हैं उन्हें दिखाया गया है। और इस एनिमेटेड फिल्म की अगले साल बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज़ मुतवक्की है। और अवैस शौकत ने महज 15 साल की उम्र में डिजिटल आर्ट में अपने करियर का आगाज़ किया और हाल ही में अवैस ने एक एजाज़ अपने नाम किया, और वो है क्रंच बेस की टॉप 100 जो लिस्ट है, फहरिस्त है, उसमें ये शामिल हो गए, जहां 20 लाख प्रोफाइल्स में से जो 87वें नंबर पर ये आए हैं। और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। मजीद अवैस से बात बिल्कुल, अवैस शौकत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अवैस, वेलकम टू एक्सप्रेसो। सबसे पहले ये बताइएगा, 15 साल में आपको कैसे आर्ट की तरफ आप रागिब हो गए और कैसे एनिमेशन फिल्मों की तरफ गए, ज़रा स्टोरी बताइएगा आपने। सो बेसिकली ड्राइंग तो मैं बचपन से ही कर रहा था, लेकिन जैसे कि मेरे बड़े भाई हैं तो वो मुझे बचपन से ही गाइड कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। मुझे आर्ट ऐसे ही लगता था कि पेपर पे पेंसिल से स्केच करना है और बस स्केच कर लिया, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। इससे आगे कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या लॉजिक है, किस तरह आर्ट चलता है। तो बेसिकली भाई ने गाइड किया बचपन से, और मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो चीज़ें नहीं हो रही, मेरी कोशिश थी उसमें मैं जाऊँ, उसमें वो चीज़ें क्योंकि यूनिक है पाकिस्तान में, बिल्कुल यूनिक होंगी, तो वो अटैम्प्ट करूँ कि इन फ्यूचर में मेरे काम होंगे। सही है। तो बस ये जो अंडर द ब्लेज है, इसके अंदर जिस तरह से भी हमने बताया भी कि भट्टों पर जो काम करने वाले बच्चे, उनके हवाले से ये मूवी आपने बनाई है, इसका ख्याल, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? सो बेसिकली मैं ना बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था एक शॉर्ट फिल्म के लिए कि शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म बनानी चाहिए। तो कुछ रिसोर्सेज के इश्यूज थे, कुछ इन्वायरमेंट चाहिए था, तो मैं कुछ टाइम पहले ही रिसर्च कर रहा था टॉपिक्स के, कोई ह्यूमन राइट्स पे मूवी बनाई जाए। अच्छा। तो मेरे वही बड़े भाई वंस अगेन, नहीं अभी कंप्लीट, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी प्री प्रोडक्शन हो रही है। हमने बेसिकली अभी तक स्टोरी बोर्डिंग की है, स्टोरी बोर्डिंग स्टार्ट है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई है, कैरेक्टर डिजाइनिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग किसने की है? स्क्रिप्ट राइटिंग मेरे दोस्त हैं उमर, उन्होंने किया, उमर बिन सैफिया। सही। तो ये बताइएगा कि क्रंच बेस, ये इसके मुतालिक जो नाज़रीन नहीं जानते हैं उनको बताइएगा। तो बेसिकली क्रंच बेस एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जहाँ पे डिफरेंट जो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स बनती हैं। तो वहाँ पे एक किसी ने रैंडम मेरी प्रोफाइल बनी किसी तरीके से, तो कभी एक्सपेक्ट नहीं ये था कि मतलब ये होगा ये कुछ, क्योंकि मैं बेसिकली एक डिफरेंट फील्ड से कनेक्टेड हूँ, मैं आर्ट फील्ड का बंदा हूँ। तो यहाँ पे भी आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, लेकिन प्रीवियसली जैसे मूवी के बारे में ज़्यादा सारी न्यूज़ कवरेज हो रही थी, तो उसकी वजह से आई थिंक कि उसकी वजह से व्यूज़ और इन चीज़ों की वजह से प्रोफाइल इतनी ग्रेट भाई, बस के तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि 20 लाख जो प्रोफाइल्स है उसमें से आप 87वें नंबर पे हैं, तो उसके लिए तो 87 तो ऑलमोस्ट 87 तो परसों थी। अच्छा। आज मैं आई थिंक 27 पे हूँ। ओह वाओ, टॉप 50 के अंदर आ चुका हूँ भाई, वाह। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आपने बताया कि स्टोरी बोर्डिंग मुकम्मल हो गई है इस मूवी की। नहीं, स्टोरी बोर्डिंग अभी स्टार्ट की है। अच्छा। बाकी ऑलमोस्ट प्री प्रोडक्शन हो चुकी है। तो आपने क्या प्लान किया है कि जो भट्टों पे जो मजदूरों
स्कूलों के बच्चे होते हैं उनसे बात आप कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, उन पर तो खासे जुल्म जो है उधर ढाए जा रहे होते हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिली जो है वो समझ लें कि जो भट्टे वाले हैं उनकी गुलाम होती है ऑलमोस्ट। तो क्या प्लान किया है, किस तरीके से जो शूट है वो कंडक्ट करेंगे और किस तरह आपको लग रहा है कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा उन बच्चों को इंगेज करना? सो बेसिकली एनिमेटेड फिल्म है तो इसमें हमें शूट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं, हाँ, तो उनसे बातचीत करना बेसिकली। बातचीत किया मैं अपने जो मेरे इलाके के हैं ना बट्टे वगैरह, वहाँ मैंने वो सारे विज़िट किए थे। तो कुछ बच्चों से एक बट्टे पे तो मैं गया, तो ये मेरे साथ हुआ, वहाँ पे मैं प्रॉपर एक तैयारी से गया था कि इंटरव्यू वगैरह लूँगा। तो जब मैं भट्टे पे पहुँचा ना तो बच्चे मुझे नज़र आए, सारे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे थे। तो मेरे पास कुछ पेपर्स थे और थोड़ा हुलिया जैसे था, तो गांव में था वो, तो लोगों को मशकूक बंदा लगा कोई बंदा आ रहा है। तो मैं पहुँचा हूँ तो थोड़ा सा मैंने विज़िट किया बट्टा, वापसी आया हूँ तो कोई बच्चा नहीं वहाँ पे। तो एक आधा बच्चा था जो काम कर रहा था, थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस वगैरह ली, वरना मोस्टली वहाँ पे कोई बच्चा काम नहीं कर रहा था। सारे डर गए थे कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा है या कुछ इस तरह का कोई सीन। अच्छा। तो ये बताइएगा कि आपको क्या मुश्किलात क्या पेश आई और आप इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, अगर आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं तो उसको एनिमेशन में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? सो बेसिकली जो एनिमेशन मैं करना चाह रहा हूँ ना, ये हैंड ऑन एनिमेशन है। इसमें एवरी फ्रेम ना हैंड पेंटेड होगा, मीन्स के 1 सेकंड की एनिमेशन करनी है ना, उसमें 24 फ्रेम ड्रॉ करने पड़ेंगे और उसको फिर आगे उसका और भी प्रोसेस होता है। पहले ड्राइंग करो, रफ ड्राइंग, फिर आगे क्लीन अप करो, कलर्स और कंपोजिंग। तो ऐसे ये तो बहुत मुश्किल है हैंड ड्रॉन एनिमेटेड। तो मतलब पहले भी हमारी इसी तरह से एक जो पहली एनिमेटेड मूवी आई है उसके आर्टिस्ट से और उनके जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात हुई थी। तो हैंड ड्रॉन एनिमेशन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको बेसिकली इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल क्यों आया कि पाकिस्तान में ये काम नहीं हो रहा? सो बेसिकली एज एन आर्टिस्ट मेरी यही रहा है कि जो चीज़ मुश्किल है उसी में तुम्हें कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फिर कब हम देख पाएंगे इसको सिनेमा? रिलीज कब होनी है भाई? इंशाल्लाह अभी तक तो प्री प्रोडक्शन है, इंशाल्लाह उम्मीद है अगले ईयर के अंदर 3 से 4 मंथ में कोशिश करूंगा कवर करने की। तो कितना मुश्किल था क्रंच बेस में अपनी जगह बनाना? कैसे आपने जगह बनाने का सोचा, या ये एक इत्तफाकिया इवेंट था? इत्फाकन कह सकते हैं आप, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, आज से तकरीबन 3-4 मंथ पहले जब मैंने देखी थी, मेरी प्रोफाइल बन चुकी थी वहाँ पे, किसी ने बनाई थी या जैसे भी बनी थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे देखा तो मैं था आई थिंक 5 लाख कुछ नंबर पे। तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कुछ टाइम पहले कुछ न्यूज़पेपर्स ने कवर किया जब मुझे पता चला कि ये मतलब इवेंट हो चुका है, कि मेरे साथ ये हुआ है कि मैं इस जगह पे पहुँच चुका हूँ। ये भी कभी कभी होता है कि आपको अपनी अचीवमेंट का पता ही नहीं है भाई, आपने क्या कारनामा कर दिया है और कहाँ पहुँच गए। अच्छा, मुझे बताएं कि इसकी रिलीज़ के हवाले से पता है हमें कि बैनुल अक़वामी जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उधर तो होगी, लोकली भी इसको रिलीज़ करेंगे आप? मैं ट्राई करूंगा प्रीमियर करने की कहीं क्योंकि रिलीज़ तो होती नहीं है, शॉर्ट फिल्म मोस्टली रिलीज़ नहीं होती, सिर्फ प्रीमियर होती है। तो कोशिश करूंगा प्रीमियर करने की पाकिस्तान में, लेकिन मेरा मेन मकसद बाहर लोगों तक पहुंचाना है और पाकिस्तान में भी मैं चाहता हूं कि हुकूमत आवाज़ सुने, हुकूमत तक पहुंची ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आपको सपोर्ट, आपने जिस तरह से आगाज़ में बात की कि बहुत सारे फाइनेंशियल जो हैं वो मसाइल भी होते हैं। अच्छा, वैसे फैमिली ने हमेशा सपोर्ट ही किया इस सारे काम में, और अब जब आपने ये जो सोचा है इस मूवी के हवाले से तो घर की सपोर्ट थी प्रॉपर, या फिर उन्होंने कहा यार कि क्या काम कर रहे हो, कुछ और करो, पढ़ाई करो, ये क्या तुम फिल्में बनाने लग गए? स्टार्टिंग में था थोड़ा कि समझ नहीं आ रही थी सबको, मेरे वालिद साहब कहते थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या कर रहा है क्या नहीं, तो लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे। उनको ये पता था कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, गलत नहीं कर रहा। अच्छा। तो अभी भी लास्ट दिनों में उनको पता चला है तो बहुत खुश हुए हैं, और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही थी कि मेरे पेरेंट्स को पता चला ये चीज़ें। तो क्योंकि हमेशा एक्सपेक्ट, मेरे वालिद ने एक दिन मुझे कहा था कि जब मैं यहाँ से लाहौर आने लगा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि सिर्फ इज़्ज़त रखना जहाँ भी, क्योंकि ये मेन चीज़ है। और आप तो छा गए, आप तो छा गए। बिल्कुल। और ये भाई ने कैसे सपोर्ट किया? आपने भाई का नाम लिया पहले, भाई ने कैसे सपोर्ट किया? भाई रफ़ान शौकत मेरे बड़े भाई हैं जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो बेसिकली बचपन से ही वही सपोर्ट कर रहे हैं मुझे हर जगह, क्योंकि उनके भी ड्रीम्स है ये चीज़ों में। वो बेसिकली 3D एनिमेटर हैं, तो उन्होंने भी लाइफ में यही चीज़ें सोची थी कि इन फ्यूचर वो यही करेंगे, तो उनके थोड़े बचपन में इशू जैसे। अवैस, हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, क्रंच बेस में आपका नाम आया, और इसके साथ साथ आपको बेस्ट विशेस, आपकी मूवी कंप्लीट हो और एक्सेल करे, ना सिर्फ क्रंच बेस इंशाल्लाह। और इसके लिए अवैस वील सजेस्ट यू कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और इधर उधर ज़रा बातचीत करके फिर आप आगे चले, क्योंकि इन बच्चों के हवाले से जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, बड़ा अच्छा काम किया है, और देखते हैं कि अब ये मूवी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो इससे बहुत ज़्यादा
बढ़ गई है कि कैसी होती है। बहुत शुक्रिया अवैस शौकत हमारे साथ मौजूद थे, आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर है। देखते हैं हैंड ड्रॉन एनिमेशन पर काम कर रहे हैं तो क्या मूवी लेकर ये सामने आएंगे। इसकी बेसिकली स्टोरी बोर्डिंग चल रही है और अब जो मूवी है वो अगले साल तक बताया जा रहा है कि रिलीज कर दी जाएगी। तो देखते हैं कैसी मूवी होगी। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, बिल्कुल ब्रेक पर जाएंगे, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। चैंपियंस वनडे कप की बात करते हैं। चौथे मैच में मार्कोस ने स्टैलियंस को 126 रन से शिकस्त दे दी है। फैसलाबाद में खेले गए मैच में मार्कोस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 45 ओवर्स में 231 रन बनाए हैं और हिना मार्कोस की जानिब से 232 रन बनाए गए। हदफ का ताकुब करते हुए स्टैलियंस की पूरी टीम 23.4 ओवर्स में 105 रन पर ऑल आउट हो गई थी। स्टैलियंस की तरफ से बाबर आजम 45 और शान मसूद ने 19 रन बनाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई और इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। तशवीशनाक सूरत हाल है। और मार्कोस की तरफ से जायद महमूद की बात की जाए तो 5, सलमान अली आगा ने 3 और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की हैं जनाब। और अभी मैच चल रहा है, लायंस और पैंथर्स मध्य मुकाबिल हैं और करंट अगर बात की जाए तो 60 स्कोर है और 4 आउट हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर 60 है। बिल्कुल 13 तकरीबन 13 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। पैंथर्स इस वक्त खेल रही है, 60 रन बना चुकी हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी हम अपने गेस्ट सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं हमारे साथ इस वक्त और उनसे तजज़िया लेते हैं इस मैच पर भी और इस वक्त जो चैंपियंस वनडे कप जारी है उसमें मुख्तलिफ मैचेस में क्या कारकर्दगी रही हमारी टीमों की। अस्सलाम वालेकुम अवैस, सुबह खैर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं दोनों? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अवैस, सबसे पहले तो ज़रा क्राउड के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, फैसलाबाद का क्राउड बड़ा ज़बरदस्त है और इस तरह से एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि इस हद तक लोग निकल आएंगे और क्राउड उमड़ आएगा। इस क्राउड एनर्जी को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो अच्छी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहते हैं ना कि अगर लेट भी फैसला किया है लेकिन अच्छा किया कि कम से कम आपने टाइमली अब कर दिया। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा नए स्टेडियम्स की तरफ। आप फैसलाबाद की बात कर लें, चाहे आप गुजरांवाला स्टेडियम की बात हो रही थी कि उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टेक ओवर करेगा, रेनोवेशन का काम स्टार्ट होगा। ये वो जगह है जहाँ पर लिटरली तरसे में क्रिकेट के लिए। आखिरी आपको मैच अगर मैं याद पड़ता है तो शायद 2006 में हुआ था, 7 में हुआ था यहाँ पर फैसलाबाद की। अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ये टेस्ट सेंटर हमारा रहा है, बड़ी जबरदस्त अपना पाकिस्तान की इनिंग्स भी यहाँ पर खेलता हुआ। पाकिस्तान इंतजाम की बात करें, ग्रेड्स की बात करें, खेलते हुए आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने कभी इनके ऊपर काम नहीं किया। जब हम आइसोलेशन में रहे हैं क्रिकेट के अंदर, हमेशा इस चीज को मैं हाईलाइट करता हुआ हूँ। उसी आइसोलेशन में साउथ अफ्रीका भी रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपने डोमेस्टिक और खास करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम किया था। हम अनफॉर्चुनेट उससे थोड़ा सा दूर रहते। फैसलाबाद क्राउड की बात करें तो कल सबसे बड़ी जो चीज मुझे नजर आई, ठीक है बहुत से मामलात हैं जिसपे मैं भी इख्तलाफात करता हूँ, बहुत से लोग इख्तलाफात करते हैं कि बड़े लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के लिए, लेकिन मानना पड़ेगा बाबर आजम क्राउड पुलर हैं। कल आपने देखा होगा जैसे ही वो आउट हुए तो स्टेडियम आपका आधा खाली हो गया था, लोग निकलने लग पड़े थे। तो जितना मर्जी एक बंदे को हम खींच भी लें लेकिन क्राउड पुलर तो है, कल नजर आ रहा था। और जिस तरीके से जितना जब जिस दिन स्टार्ट भी नहीं हुआ था टूर्नामेंट, आप अगर 2 दिन पहले चले जाएं फैसलाबाद के अंदर तो मुझे आज भी याद है कि प्रैक्टिस सेशन की बात करें, वीडियोस जो आ रही थी, पिक्चर्स आ रही थी, जिस तरीके से लोग वहां पर बिल्कुल इंतजार कर रहे थे प्लेयर्स का। इतनी गर्मी के अंदर फैसलाबाद में भी टेम्परेचर ठीक ठाक है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। हैट्स ऑफ है कि लोग बैठे होते हैं मैच देखने के लिए, ये डेडिकेशन दिखाता है कि लोग तरसे में। मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं साथ साथ क्राउड की एनर्जी के, तो क्या ही कहने हैं किस तरह से लोग पहुंचे हुए। आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशंस में भी लोग देखने के लिए पहुंच गए थे। वैसे ओवरऑल चैंपियंस वनडे कप में ये जो तमाम टीमें हैं या हमारे प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, कैसे रेट करेंगे? देखिए, एक अच्छी बात है कि आपने थोड़ा सा दूर आए हैं इस वक्त इख्तलाफात भी लोगों के कि आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और फिर उसके पहले अगर आप बात करें तो आपने बड़े गलत टाइम पे एक चैंपियंस के नाम से टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आप टेस्ट बोर्ड के अंदर हो और आप वापस लड़कों को वनडे मोड में लेके आ रहे हो। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करें ना, सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी वो फैसलाबाद अपनी जगह है यार। एटलीस्ट लड़के आपके नजर आ रहे हैं कि आपने आपस में खेलते हुए, शाहीन शाह अफरीदी, अपना बाबर की बात करूं, आखिरी जो इन लोगों ने लिस्ट ए का जो चैंपियनशिप का मैच खेला था वो 4 साल पहले खेला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 4 नहीं बल्कि शायद ज्यादा साल हो गए उनको खेले हुए। लोग इनको देखना चाहते थे अपनी टीम्स के अंदर खेलते हुए, आमने सामने खेलना देखना चाहते थे। उसके अलावा बात करें जो टॉप परफॉर्मर्स आपके लड़के जो बेचारे डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, जैसे अब्दुल समद की बहुत ज्यादा बात हो रही है। उसके अलावा कल आकिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है नसीम शाह के साथ मिलकर। ये टफ कॉम्पिटिशन आपके उन लड़कों को देगा जो दिमाग में शायद सरिया अपना जमा के बैठे हैं, शायद हमें पाकिस्तान टीम में कोई नया लड़का नहीं आएगा।
ये टूर्नामेंट्स नहीं लड़के। एक चीज जो हम देख पा रहे हैं मैचेस में वो ये कि जो टीम पहले खेल रही है वो मैच जीत रही है और दूसरी जो जिसकी दूसरी इनिंग्स होती है वो हार रही है। तो क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या ये फिटनेस मसाइल हैं? क्या पिच में कोई मसला है? क्या वजह है? वेदर में कोई मसला है? देखिए अली भाई, इस वक्त तो थोड़ा सा वेदर की अगर बात करूं तो फैसलाबाद का थोड़ा सा ह्यूमिड है इस वक्त की, अगर हम थोड़ा सा वेदर के ऊपर जाएं। लेकिन जब आप अगर टॉस की बात करें, बैटर इसलिए फैसलाबाद में करता है, जो भी टीम पहले अपना बैटिंग करती है वो ज्यादा फ्री फ्लो करती है, क्योंकि उस वक्त बॉल बड़ा अच्छा बैट के ऊपर आ रहा होता है और आप अच्छे वाला स्कोर जो उनसे फ्री फ्लो में करते हैं। वैसे अगर आप दूसरी इनिंग्स में देखें तो बॉल कहीं ना कहीं स्पिनर्स का फंस रहा है, जो वेरिएशंस बीच में लेके आता है उसको थोड़ा सा टफ होता है, बैट्समैन को टाइम करना पड़ता है बॉल को। लेकिन अच्छी चीज जो मुझे लगी है वो ये है कि जितने भी अभी तक मैचेस हुए, आप देखें ना कि वन साइडेड एक दो मैच हुए हैं, उसके अलावा जितने भी तक हुए वो बड़े टफ कंपटीशन वाले मैचेस हुए हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स आपको नजर आ रही है। पहले दिन मुझे याद है जब फैसलाबाद में मैच खेला गया तो उसमें विकेट में निप था, वो आपको नजर आया कि कुछ ना कुछ काम हुआ बस विकेट के ऊपर फैसलाबाद की। इसलिए मैंने कहा ना कि जब आप डिफरेंट ग्राउंड्स के अंदर आप जाते हो, काम करने की कोशिश करते हो, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको डायनामिक्स विकेट के भी चेंज करने, जहां से आप प्लेयर्स को निकाल सकें। लेकिन हमारा जो एक फंडा रहा है हमेशा कि जो दिखता है वो बिकता है। हमारे जो लड़के बेचारे, मैंने कहा ना डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो परफॉर्म करते 2-2 सालों से आ रहे हैं, लेकिन वो बेचारे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो कभी भी टीवी के ऊपर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। स्कोर कार्ड तो भरे हुए पड़े होंगे लेकिन टीवी पे परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल। तो ये हम देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से आप कह रहे हैं ओडीआई की तरफ आ रहे हैं और 50 ओवर्स खेलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है कुछ प्लेयर्स के लिए। क्या होगा? तो फिटनेस मसाइल तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको भी दे रहे हैं? देखिए फिटनेस के तो आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके लड़के, मैंने कहा ना, फिटनेस फटीग से तो गुजरेंगे। आपने टेस्ट क्रिकेट खेली है, टेस्ट के बाद आप ये फॉर्मेट लेके इसके बाद आपने फिर इंग्लैंड सीरीज के अंदर जाना है। मैंने कहा ना वो थोड़े से दोनों अपना लोगों के राय हैं कि अच्छी भी है, गलत भी हो रही है। टाइम पे टाइम बड़ा जो मैनेज करना वो बड़ा गलत है इसके अंदर। लेकिन फिटनेस की अगर बात करें तो हमारे लड़कों का एक इशू रहा है, चाहे वो मोहम्मद अली की बात करें, आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो नजर आया कि फटीग कैरी कर रहे थे, अब वो फॉर्मेट के अंदर है आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट एक मोहम्मद अली नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे लड़कों ने बहुत अरसे से लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट नहीं खेली थी। हमारे लड़कों ने डोमेस्टिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक कितनी खेली है। मैंने कहा ना लिस्ट ए कैरियर जो मैच आपका 4-5 साल पहले आपने खेला है, आप इन विकेट्स के यूज टू नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस आप खेलते नहीं हो। फिर वो टेस्ट इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आपकी वहां पर एक तो क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वो ग्राउंड का जो हीट होती है वो भी अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं प्लेयर को। तो चैलेंजिंग पोजीशन जरूर है इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर। तो बस लग रहा है इस कप के बाद कोई नया टैलेंट निकल कर सामने आएगा, और जिस तरह से कहा तो यही किया था कि भाई बहुत सारा नया टैलेंट निकलेगा और वो फिर स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। देखिए एक अच्छी चीज है कि आपके जो रेड बॉल के क्रिकेट जो कोच हैं, अभी गेरेस्पी तो नहीं, अभी तो अपना गेरेस्पी ने तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो भी अभी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है वो तो आपको पता है कोच वहां पर मौजूद थे, वो खुद भी देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को। अच्छी चीज है कि वो आई रखेंगे कौन सा टॉप परफॉर्मर यहाँ पर है, जैसे अब्दुल समद की मैं बात कर रहा हूँ, या उसके अलावा आप आकिफ की बात कर लें, बहुत से ऐसे लड़के, हुरैरा भी कल अच्छा परफॉर्म करते, तो बहुत से लड़के आपके निकलेंगे। लेकिन चीज ये है ना कि आप कहें ना कि एक टूर्नामेंट करवा के एकदम वो लड़के को पाकिस्तान टीम में मैं ले आऊंगा, वो कुछ ना कुछ कर देगा, ऐसे नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। ये जो लड़के टॉप परफॉर्मर्स यहाँ से होंगे, आपको पता है इंग्लैंड के बाद आपकी T20 ही चैंपियंस के नाम से एक और टूर्नामेंट स्टार्ट होना है। आपको लड़कों को पाकिस्तान ए में लेके आना पड़ेगा, जहां पर वो ग्रूम होकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं। पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अच्छी बात है, आप डोमेस्टिक को बहुत बिजी कर रहे हो, 3 करोड़ रुपए इसकी विनिंग अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं। आप दे रहे हो प्लेयर्स को, लेकिन फिर प्लेयर्स के ऊपर भी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से टीम्स और पीसीबीज को लेके चलता है। बिल्कुल शुक्रिया मोहम्मद अवैस, हमें तजिया पेश कर रहे थे इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत है और चैंपियंस वनडे कप जहां तक पहुंचा है। चौथे मैच का हाल हमने आपको बताया। इस वक्त भी पैंथर्स और लॉयंस के दरमियान मुकाबला जारी है, जिसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल हमने आपको बताई। 4 विकेटों के नुकसान पर 60 रन उस वक्त तक बना लिए थे। अब की सिचुएशन थोड़ी बदल गई है और है ना, आप कुछ ब्रेक पर जाने से पहले जरा हम एक अपडेट ले लेते हैं। पाकिस्तान की जो सलीमा इम्तियाज हैं, उनके ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामजदगी हो गई है और ये एजाज़ हासिल करने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून हैं। अब वो 2 तरफा इंटरनेशनल सीरीज और ICC विमेंस इवेंट्स में अंपायरिंग कर सकेंगी। बड़े फख्र की बात है भाई हमारे लिए। सलीमा इम्तियाज जनूबी अफ्रीका विमेंस के खिलाफ T20 होम सीरीज में अंपायरिंग करेंगी और सलीमा इम्तियाज का ये कहना है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए खुशी का मौका। बिल्कुल जी, बेशक है, और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सलीमा। मतलब जिस तरीके से इस नामजदगी के बाद दीगर खवातीन के लिए भी ये रास्ता खुलेगा। भरपूर हौसला अफजाई करने की जरूरत है ऐसी खवातीन की जो अपने अपने शोबों में एक्सेल कर रही हैं। जी हाँ, इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं जी, अभी वापस आएंगे।
के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। अब जिक्र करेंगे पाकिस्तान के नामवर अदाकार और प्लेबैक सिंगर इजहार काजी का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। आप 16 सितंबर 1955 को कराची में पैदा हुए थे। पेशे के एतबार से वो इंजीनियर थे। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल में आला ओहदे पर भी काम किया। इजहार काजी की शक्ल भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन से बहुत मिलती जुलती थी और इसलिए कहा जाता था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को भी अमिताभ मिल गया है। इजहार काजी ने अपने करियर का आगाज़ 1982 में फातिमा सुरैया बजिया की टीवी ड्रामा सीरियल अना से किया था। इससे जायद फिल्मों में काम किया। अदाकारी के अलावा इजहार काजी को गुलकारी का भी शौक था और कई फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी काम किया और उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ था। आपको पता है ना, वो एक निजी तकरीब में गीत गाते हुए दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ था। जी हाँ, मद्दाहों के दिलों में वो आज भी जिंदा है और फनकार कभी मद्दाहों के दिलों से निकला नहीं करते और उनको हमने ये छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया। इसके साथ ही आज के शो से हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। साइनिंग ऑफ।